नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉप 80 रूल्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेकर आया हूँ, जिसको कि सिंटैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और यह 80 रूल्स यदि आप ढंग से याद कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 40% इंग्लिश ग्रामर आपने कवर कर लिया। ये 80 रूल्स ऐसी है जो कि आपको लिखने में भी काम आएगा और बोलने में भी काम आता है। इसलिए आप इसको एक एक रूल्स को समझे, प्रैक्टिस करें। और जो मेरा स्ट्रेटेजी है कि पहले इस 80 रूल्स को प्रैक्टिस के साथ आपको समझा दूंगा, और उसके बाद इस पर अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए उसका भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। कंपटीशन एग्जाम में इसे 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं, तीनों आपके लिए आवश्यक है। एक जो आते हैं वह आपका है कॉमन एरर के रूप में। उसके बाद दूसरा आपको इसमें आएगा, ये होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और थर्ड जो है वह आपको आता है फिल इन दी ब्लैंक। इस 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको तीनों का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ये जो आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो है कि सब्जेक्ट का जो नंबर होता है वही और वर्ब का भी नंबर होना चाहिए। इसलिए आपको मैंने बजाते लिख कर दिया हूं कि यदि वर्ब का वही नंबर पर्सन होता है जो सब्जेक्ट का होना चाहिए। अर्थात कभी कभी सब्जेक्ट में अगर दो या दो से अधिक वर्ड का बना होता है तो इसी स्थिति में वर्ब और नंबर और पर्सन वर्ड के निर्धारित होगा कि किसके साथ क्या होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को जितना भी तारीफ किया जाए और उसके बारे में कहा जाए वो काफी कम है। लेकिन एक बहुत बड़े व्याकरण के जानकार नेस्फिल्ड साहब ने बोला कि फाइनाइट वर्ब मस्ट बी इन द सेम नंबर एंड पर्सन एज इज सब्जेक्ट। अब मैं एक एक रूल को आपको डिस्क्राइब करता हूं कि पहला रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, जैसे यहां देखिए पेन जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए वर्ब क्या यूज किया है मैंने, या जो भी यूज किया वर्ब से यूज हो रहा है, इज यूज हो गया। ठीक है ना। तो दिस पेन इज यूजफुल है ना। तो यहां क्या हो गया कि पेन के साथ लग गया, ठीक है ना। बट दीज पेन्स लिख दे तो तब क्या हो जाएगा, यह आर यूजफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन्स है तो पेन्स के साथ क्या यूज किया, आर यूज किया। तो पहला रूल क्या हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसी से रिलेटेड कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दीज बुक्स आर यूजफुल। अब एक जानने वाली बात है कि नाउन में एस और ईएस लगा के अपना इसको सिंगुलर बनाते हैं, सॉरी प्लूरल बनाते हैं। और भर में इसका उल्टा है, भर में क्या होता है कि गो प्लूरल है और गो सिंगुलर है। दोनों में डिफरेंस समझिए। बजाते लिखा हुआ है कि नाउन के अंत में जब एस और ईएस लगा होता है तो प्लूरल हो जाता है, परंतु जब भर के अंत में एस और ईएस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जब भी अगर जैसे आपने देखा यहाँ कि दीज बुक्स है तो बुक्स के साथ अपना क्या वर्ब क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है। लेकिन दिस बुक इज यूजफुल। तो फर्स्ट टू रूल आपको याद हो गया। पहला क्या था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा रूल है कि प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल का वर्ब, प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे आपने देखा, देखिए चिराग एंड अंकित, तो यहाँ क्या क्या दो सब्जेक्ट है, एक चिराग है और एक अंकित है। तो इसके लिए जब एंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ हैव का प्रयोग हुआ है। मतलब यदि सिंपल रहता, मतलब चिराग हैज गोन टू सिनेमा, ध्यान दीजिए, चिराग हैज गोन टू द सिनेमा। ठीक है।
और अगर चिराग और अंकित दोनों है तो हैव गॉन टू सिनेमा होगा। इसी ढंग से ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि श्याम एंड आई। अब देखिए देखिए कि जनरली आई के साथ एम का प्रयोग होता है ना। आई एम वॉकिंग, आई एम दिस लिखा जाता है, लेकिन चूंकि यह सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ हो इसलिए श्याम और आई के साथ क्या यूज हुआ है, वेयर का प्रयोग हुआ, वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो क्या यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हो तो वर्ब हमेशा प्लुरल हो जाता है। नेक्स्ट रूल है आगे इसी का कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, जैसे कि आपने पहले देखा, और वह एक ही व्यक्ति को सूचित करे तो वर्ब सिंगुलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है। लेकिन इसकी पहचान क्या है कि कोई अगर एक के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके लिए सबसे सही पहचान है कि आर्टिकल जो है, जो आर्टिकल जो यहाँ लगाया वो केवल एक ही के साथ लगा हुआ है। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो देखिए इसका मतलब हो गया है कि चूंकि आर्टिकल द के आगे, द प्रिंसिपल के आगे लगा हुआ है और यहाँ एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों जो है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी है वो एक ही पर्सन है। और इसके लिए जो वर्ब का यूज हुआ है वह वाज हुआ है। इसी ढंग से द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वाज ऑन टूर, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही कलेक्टर भी है, तो उसके लिए वाज का प्रयोग हो गया। इसी ढंग से द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड, यहाँ आर डेड नहीं होगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो वाज लिखा रहेगा या वाज और इज लिखा रहेगा। अगर इसको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो मतलब खाली रहेगा तो आपको भरना है। कभी कभी अगर कॉमन एरर में क्या आ जाता है कि यहाँ वर्ड लिखा रहेगा या आर लिखा रहेगा तो आपको देखना है कि गलत है। मतलब आपने तीसरा चौथा रूल क्या याद कर लिया। पहला आपको क्या बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तीसरा बताया कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो जो वर्ब होगा उसको आर का प्रयोग करेंगे वर्ब। लेकिन यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और एक ही व्यक्ति के बारे में इंडिकेट करता है तो वर्ब जो होगा वह सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज आल्सो प्रेजेंट इन अ मीटिंग, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वाज ऑन टूर, द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए किसी का अगला करी, यदि दोनों सिंगुलर नाउन आर्टिकल अलग अलग हो, जैसे यहां देखिए द प्रिंसिपल और द सेक्रेटरी, ये दोनों दो अलग अलग व्यक्ति है क्योंकि दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, तब जाके वर्ड का प्रयोग होगा। बस छोटी सी चीज है कि आपको समझना, अगर एक जगह आर्टिकल लगा होगा तो एक ही व्यक्ति को बोध कराता है, जब दो जगह आर्टिकल लगा हुआ है तो दो का बोध कराता है। द चीफ मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, इसका मतलब कि चीफ मिनिस्टर अलग है और द फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, तो इसलिए आर गोइंग होगा। द माई अंकल एंड माई गार्जियन वांट टू मीट लीव एट होम। अब यहां देख लीजिए, इसका मतलब हो गया है कि माई अंकल एंड माई गार्जियन, तो वांट टू मीट टू लीव मतलब दोनों दो व्यक्ति हैं। लेकिन यही अगर माई अंकल एंड गार्जियन होता है तो इसका मतलब जो आपके अंकल है वही गार्जियन है, तो वांट्स टू मीट टू लीव एट होम। इसी ढंग से कहीं कहीं चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर एक ही लोग लिए रहते हैं, तो वहां यह इज गोइंग टू लीव हो जाएगा। फिर याद करा देता हूं कि जब दो सिंगुलर नाउन के पहले यदि आर्टिकल अलग अलग हो तो दो व्यक्तियों को सूचित करेंगे और फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होगा। अब है बहुत इंटरेस्टिंग और इससे खूब क्वेश्चन आते हैं कि कुछ सिंगुलर नाउन जो एंड से जुड़े होते हैं और उसको एक साथ यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, मतलब ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी रिच फूड होता है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, जो कि करीब करीब जो 10-11 है मैंने आपको दिखा दिया। जैसे हैमर एंड सिकिल, हैमर हसुआ को बोलते हैं हसुली, तो दोनों एक साथ ही यूज होते हैं। राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टीडी, ध्यान दीजिए, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये सबको याद करना पड़ेगा। द क्राउन एंड ग्लोरी, ए हॉर्स एंड गैरी, घोड़ा गाड़ी, विस्की एंड सोडा, एक जनरल यूज करते हैं, टाइम एंड टाइड, और राइज एंड फॉल, उतार और चढ़ाव, सब एक साथ यूज करते हैं। तो इसके साथ क्या किया अपना कि इसके साथ एक ही ईच का प्रयोग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग आर द हार्ट कमिंग फ्रॉम द हॉल। तो छठा रूल क्या हो गया सिक्स रूल में कि सिंगुलर नाउन में अगर एंड से जुड़े हो
और मानो एक दूसरे का पूरक है, जोड़ा जाता है, जैसे कढ़ी भात, कढ़ी चावल, ठीक है ना। तो ग्रोन एंड क्राउटी, घोड़ा गाड़ी, विस्की एंड सोडा, ये टाइम एंड टाइड, ये सब के साथ हमेशा एक वर्ब होता है। अब एक चीज यहाँ है कि टाइम एंड टाइड जो है इसके साथ वेट का प्रयोग होता है, कहीं के वेट्स का भी प्रयोग होता है, तो थोड़ा इसमें आपको संभल के काम करना पड़ेगा, बाकी जगह सब सही है। नेक्स्ट रूल है, ये था दो सब्जेक्ट जो कि नाउन से थे। इसी ढंग से यदि दो प्रोनाउन एन से जुड़े हो तो सब्जेक्ट का प्लूरल आता है, जैसे यू एंड आई। अब जैसे मैं आपको बताया कि लड़के कहाँ गलती करते हैं दोस्तों, यहाँ, क्योंकि आप जानते हो कि यू के साथ आई के साथ एन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ आई आर लिखा गया है, तो थोड़ा सुनने में भी अटपटा लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यू एंड आई आर विलिंग टू हेल्प हर। यू एंड ही के साथ आप जानते हैं कि ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, लेकिन यहां अपना हैव का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि एन से जुड़े हुए दो प्रोनाउन। इसी तरह से ही एंड सी वर अलाउड टू सीट देयर। नेक्स्ट है, वहां दो प्रोनाउन। अब है कि यदि एक नाउन और एक प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउंस मेरे ख्याल से समझते हैं ना, कि जैसे राम, मोहन, सोहन, ऐसा नाउन हो गया, लेकिन ही, सी, ईट, दे, आर, ये सब प्रोनाउन हो गया। तो यू एंड मोहन, तो यहां रूल है, यदि एक नाउन और एक प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो सब्जेक्ट हो तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, जैसे यू एंड मोहन वर प्रेजेंट, मोहिंदर एंड आई वेयर एंक्शस, he and his father have managed all this, he and his father have managed all this। ठीक है, तो क्या यहां याद हो गया कि ना, अगर एक नाउन और एक प्रोनाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब का रूल है कि यदि दो सब्जेक्ट और नॉर से जुड़ा हो, और का मतलब या नॉर का मतलब नहीं, ठीक है, तो जुड़ा हो तो भिन्न भिन्न पर्सन, वर्ब का पर्सन अपने निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आप देखिए दोनों में कैसे चेंज हो गया, सी एंड आई आर रीडिंग होता, अगर एंड या होता है क्या लिखते, आर रीडिंग, लेकिन चूंकि और से जुड़े हुए हैं, तो जब और से जुड़े होते हैं तो निकटतम वर्ब ऑब्जेक्ट क्या, ए है, तो इसके अनुसार एम का प्रयोग हो गया। अगर ये हो जाता है कि जैसे अगर मान लें कि सेंटेंस ये हो जाता, आई और सी, तब जाके यहां ईज होता, लेकिन यहां क्यों, क्योंकि इसके अनुसार लगता। इसी तरह से यू एंड ही ऑब्जेक्ट, सीता एंड रीता और अनिता, यह तीन भी था। तो देखिए अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप देखना कि जनरली यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ और है, यहाँ एंड है और, अगर आप ए नहीं रहता, सीता एंड रीता मीट यू, लेकिन यहाँ सीता और रीता एक साथ एंड से जुड़ा हुआ और है, फिर अनिता है, तो अनिता के अनुसार जो सबसे निकट में क्या हो गया, अनिता हो गया, तो अनिता के अनुसार मीट नहीं होके मीट्स हुआ है। जब दो सिंगुलर नाउन और से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, जैसे हरि और श्याम, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज गोन टू जयपुर, मिस्टर सेन और मिस्टर राम वाज टेक टू क्लास। अब दोनों में कंफ्यूजन मत देखिए, अगर पीछे देखिएगा दो सब्जेक्ट और दोनों का दो भिन्न भिन्न पर्सन हो, ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न पर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भिन्न भिन्न पर्सन कैसे हुआ कि यहां देख लीजिए यू एंड ई, ये सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, यहाँ भी थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये लिखा हुआ है कि जब भिन्न भिन्न पर्सन के हो तो वर्ब अपने निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों का एक ही पर्सन है, जैसे हरि एंड श्याम थर्ड पर्सन है, हैज गोन टू दिस, मिस्टर सेन और मिस्टर राम वाज टू टेक द क्लास। यदि दो सब्जेक्ट नॉट से जोड़ा गया हो तो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे इस यू एंड सी, पहले सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट क्या, यू है, यू के लिए आर का प्रयोग हुआ है, ही इज, ही पहला है तो आई का प्रयोग, आई के साथ इज का प्रयोग हुआ है, और दे नॉट भी आर लेजी, मतलब यह ही के साथ नहीं होकर दे के साथ हुआ है। तो 11वां रूल क्या हो गया, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को नॉट से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। नेक्स्ट, यदि दो सिंगुलर नाउन्स के पहले नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है, जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल,
अब सोचने वाली बात है कि नो बॉय मतलब कोई लड़का और कोई लड़की नहीं वाज प्रेजेंट इन द, इसलिए जब भी नो से जुड़ा हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। नो मैन एंड नो वुमेन वाज सिंगिंग, तो वर्ब सिंगुलर होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग है, प्रीपोजिशन के बाद उसी 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 वर्ब के क्या जो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के ठीक पहले होता है, इस लाइन को समझिएगा। प्रीपोजिशन के बाद उसी तरह के वर्ब का प्रयोग किया जाता है जो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के ठीक पहले होता है। जैसे द इंक इन दीज, देखिए अब यहां सोचिए कि दीज है, दीज का मतलब यहाँ दीज पेन्स है, तो दीज पेन्स का जो है इसका नहीं करके क्या लिखा हुआ है, ठीक पहले होता है, मतलब द इंक। प्रीपोजिशन के इन के पहले द इंक है ना, तो इंक के अनुसार यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। इसी ढंग से आप देखिए कि द पीपुल ऑफ इंडिया, बहुत सही सोचने वाली लाइन है कि द पीपुल ऑफ इंडिया, तो इंडिया अगर होता तो यह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता, लेकिन द पीपुल ऑफ इंडिया मतलब कि पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब है कि अमीर इंडिया के लोग, इंडिया के लोग जो है पीपुल ऑफ द पीपुल जो होगा वो प्लुरल होता है, इसलिए यहाँ हम आर का प्रयोग किए। अगर एक से अधिक प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी वर्ब में हो तो वर्ब का प्रयोग प्रथम प्रीपोजिशन के पहले प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे दी, यहां देखिए द वाटर है, इसके साथ एक प्रीपोजिशन यहां लग गया और फिर प्रीपोजिशन यहां लग गया, तो आपका रूल क्या बतला रहा है कि एक हो तो वर्ब का प्रयोग प्रथम के साथ होगा। मतलब देखिए रिवर्स क्या है, प्लुरल है, वाटर सिंगुलर माना जाता है, तो द वाटर ऑफ सेवरल रिवर्स ऑफ इंडिया इज डर्टी, क्योंकि यहां जो है दोस्तों कि सब्जेक्ट जो है ना द वाटर को बेस माना गया है, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग है। क्योंकि अगर रिवर्स का बेस सब्जेक्ट माना जाता है तो आर होता है, लेकिन द वाटर ऑफ सेवरल रिवर्स मतलब अगर इसको ऐसे समझेंगे कि वाटर वाटर तो एक ही चीज हो गया ना, चाहे किसी भी नदी का हो, तो इसीलिए उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। अब है कि कुछ कलेक्टिव नाउन, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो क्वेश्चन आना ही है और यूज भी कर सकते हो। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, जो समूह में होता है, जैसे कि द क्या कहते हैं उसको, कैटल होता है, इधर उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन के जो वर्ब होता है वह प्लुरल और सिंगुलर दोनों होता है, लेकिन उस पर एक बहुत अच्छा रूल है, यदि कलेक्टिव नाउन के अलग अलग वस्तु का व्यक्ति का बोध हो तो वर्ब प्लुरल होता है। जैसे जोड़ी, अगर द जोड़ी का एक विचार हो तो हम वर्ब को सिंगुलर करते हैं, और जब अलग अलग विचार हो जिसका विचार जो बढ़ जाता है तो हम प्लुरल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए इसको यहाँ देखकर सोचना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड, तो द जोड़ी वर्ड डिवाइडेड हो जाएगा इन देयर ओपिनियन। द क्रू वेर टेकन प्रिजनर्स, द कैबिनेट डिफर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, तो एक कैबिनेट जो है वह कलेक्टिव नाउन है, क्रू कलेक्टिव नाउन है, जूरी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ इसका चेंज हो रहा है, तो सॉरी इसका विचार अलग अलग है, क्योंकि डिफर है, यहाँ क्या है क्रू वेर टेकन प्रिजनर्स में हो गया और यहाँ डिवाइडेड है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो। लेकिन यदि ऐसी कलेक्टिव नाउन को एज ए होल को मतलब एक सहमति हो तो जाके वहां प्लुरल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए द जूरी वाज, यूनेनिमस का क्या मतलब, एक मत है, ये वाज का प्रयोग हुआ है। द कमिटी इज यूनेनिमस इन द ओपिनियन, एक का प्रयोग। पार्लियामेंट है इलेक्टेड इज ए स्पीकर, एक का प्रयोग हुआ है। द काउंसिल है चूजन इज प्रेसिडेंट, द कैबिनेट है डिसाइडेड टू लीव आउट न्यू टैक्सेस, यह आपका एक का प्रयोग हो गया। तो फिर याद कर लीजिए, ये दोनों रूल को आप एक साथ भी समझ सकते हैं कि यदि जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ प्लुरल का प्रयोग होता है, लेकिन कब, जब वह कलेक्टिव नाउन का प्लुरल कब होगा, जब उसका विचार अलग अलग हो। लेकिन जब सेम विचार होता है तो उस कलेक्टिव नाउन को एक ही नाउन माना जाता है, क्योंकि पांच जो पंच हो, अगर पंच सबका एक ही विचार हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे, और अगर वो अलग अलग है तो उसके साथ हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और उनके पहले ईच और एवरी शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। एवरी बॉय एंड गर्ल वाज टेकन आइसक्रीम्स, ईच मैन एंड ईच वुमन हैज गॉन देयर,
अब एवरी बॉय, अब देखिए यहाँ जो है एवरी मतलब क्या हो, प्रत्येक हो गया ना, प्रत्येक यहाँ जबकि एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन एंड से जुड़ने के बाद भी चूंकि एक एक के लिए बोल रहा है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसी ढंग से ईच, अब गहराई पर जाओ तो ईच मैन मतलब प्रत्येक आदमी के लिए अलग अलग किया गया, प्रत्येक महिलाओं के लिए अलग अलग किया गया है। ईच का मतलब होता है ना प्रत्येक या सभी, तो ईच मैन ईच वुमेन हैज बोन, तो इसका मतलब ये रूल आपको क्या याद करना हो गया कि एवरी या ईच का प्रयोग अगर होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इसी ढंग से एक इंटरेस्टिंग है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट कंजक्शन आइदर और नाइदर नॉर और नॉर से हो जोड़े गए तो उसका वर्ब सिंगुलर हो। ये मैंने आपको पहले भी बतला चुका हूं, फिर भी यहाँ आपको दे दिया हूं, लेकिन मेन है कि आइदर और नाइदर और, मैं हम मुझे पेन दे दो या पेंसिल, या न तो पेन दिया उसने, न तो पेन दिया न पेंसिल दिया, तो आइदर और नाइदर और पे इस ढंग से यूज होता है। तो देखिए तो वर्ब सिंगुलर होता है। आइदर यू और योर सिस्टर, तो देखिए यहां इसके अनुसार भी नहीं जा रहा, हैज का प्रयोग हुआ है। आइदर यू और एम, इसी तरह से नाइदर यू नॉर ही वाज प्रेजेंट। फिर याद कर लीजिए यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट कंजंक्शन आइदर और नाउन से जुड़े हुए तो इसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इसी तरह से कुछ नाउन्स हैं जो कि सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में काफी कंफ्यूजन कर देता है कि न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, टाइडिंग, समन्स, मीन्स, वेजेज, याद देखने में तो प्लुरल लगते हैं लेकिन इसका सिंगुलर के समान होते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जनरली जो अपना रूल है कि जैसे कि बॉय क्या है, सिंगुलर है, बॉयज प्लुरल है, हीरो हीरोज, ये इसका ये सारे जो है वो सिंगुलर है। और यह जो है वह प्लुरल है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि जैसे न्यूज जनरली अपना ही रूल है ना कि जिसके अंत में एस या ईएस लगा हो वह प्लुरल होता है, लेकिन चूंकि न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, टाइडिंग्स, समन्स, मीन्स और बेजेज देखने में तो प्लुरल लगते हैं लेकिन इसका सिंगुलर अर्थ होता है, इसलिए दिस न्यूज इज क्वाइट ए समन्स वाज इशूड, इस ढंग से होता है। इसी ढंग से कुछ ऐसे सेंटेंस है जो कि देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लुरल की तरह व्यवहार होता है, जैसे कैटल, पीपुल, जेंट्री और पब्लिक, ये प्लुरल अर्थ में थे। द जेंट्री वर्ड इनवाइटेड, दिस पीपुल हैव नॉट डन देयर वर्क। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि टू बी वर्ब नाउन प्रोनाउन केस वही होता है जब वर्ब के पहले नाउन प्रोनाउन, इफ आई वेयर ही, देखिएगा आई वुड नॉट डू सो, इफ आई वेयर, यहाँ क्या हुआ इफ के साथ कंडीशनल होता है तो वर्ब का होता है। अच्छा, क्या टू बी वर्ब के बाद नाउन के केस वही केस इसको बोलते हैं, जैसे ही या हिम नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको दिया हूं कॉमन एरर को फोकस करते हुए कि इफ आई वेयर ही, हिम नहीं होगा, क्यों, टू बी वर्ब मतलब वर्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन का केस, जैसे एज का नॉमिनेटिव केस है तो इसका भी यही होगा होगा न कि उसका दूसरा केस होगा। तो ध्यान दीजिए कि इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि टू बी वर्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन का केस वही होगा, मतलब जो केस इसका है वही केस इसका भी होगा, ठीक है ना। ये नहीं क्या हिम नहीं होगा, हिज नहीं होगा, इसको आप समझिएगा। 21st रूल है, यदि एक संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई प्लुरल हो, संख्यावाचक विशेषण समझते हैं, जैसे कि 30 रुपीज है तो 30 यहाँ हो गया, तो यदि संख्यावाचक विशेषण कोई प्लुरल नाउन हो तो उसके साथ एक निश्चित राशि, वेट मतलब वजन, पीरियड मतलब अवधि, डिस्टेंस ऊंचाई का बोध सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यदि आप देखेंगे तो जैसे कि रुपीज, रुपीज क्या है, या माइल्स या फिर रुपीज या पाउंड्स, ये क्या है, प्लुरल है, प्लुरल नाउन है, लेकिन उसके आगे संख्यावाचक एडजेक्टिव है जैसे 30,
10 माइल्स, 50 रुपीज, 50 पाउंड्स, ऐसा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो रूल क्या है कि यदि कोई संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई प्लुरल नाउन भी हो, जैसे रुपीज, माइल्स, रुपीज, पाउंड्स भी हो, तो जो वर्ब है वह आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ वाज, यहाँ वाज सिंगुलर वर्ब है, शॉर्ट, इज और इज, ठीक है। तो जैसे हुआ है कि 50 माइल्स, अब देखिए माइल्स लिख रहे हैं लेकिन इज ए लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। 10 माइल्स इज ए शॉर्ट डिस्टेंस, तो यहां आपको क्या है कि इज ही यूज होगा। इसी ढंग से यदि संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई प्लुरल हो और उससे अलग अलग इकाई का बोध हो, जैसे यहाँ एक ही इकाई का बोध था, आखिर क्यों लगाया गया, क्यों, मतलब लॉजिक क्या है कि 50 रुपीज इज टू मच वर्क फॉर द, 50 रुपीज मतलब सोचो कि 1 रुपये 50 का हो गया, तो इसलिए 50 को सिंगल यूनिट माना है। या यूँ सोचो कि 50 रुपीज, रुपीज क्यों बोला, क्योंकि 10 से है, लेकिन यूनिट इसको एक माना है, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग हुआ। लेकिन यदि जैसे कोई खर्च हो जाए या उसको अलग अलग इकाइयों का बोध हो, तो प्लुरल वर्ब का, जैसे 50 रुपीज वर स्पेंड, कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि 50, यहाँ देखिए 50 रुपीज इज टू मच वर्क, 50 पाउंड इज अ लॉट ऑफ मनी, बट 50 रुपीज इज 10,000 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बढ़ गया। 5 years हैव पास्ड, तो इसमें यहाँ प्लुरल का योग होगा। फिर मैं आपको रूल्स को रिपीट कर रहा हूं कि क्या हो गया, रूल क्या हो गया कि यदि संख्यावाचक विशेषण के बाद कोई प्लुरल नाउन हो और उसके बाद एक निश्चित अमाउंट, वेट, पीरियड, डिस्टेंस, हाइट का बोध हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यदि वो अलग अलग इकाइयों में होता है, जैसे 50 रुपीज वर स्पेंट, 10,000 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम, तब जाके प्लुरल का प्रयोग होता है। यहाँ एक चीज और सही है, इसी के साथ मिला हुआ चीज है, अर्थमेटिक के हिसाब से सिंगुलर और प्लुरल दोनों का प्रयोग यहाँ, जैसे 2 and 2 is 4, 20 minus 8 is 12, 5 plus 2 is 7, 10 divided by 5 gives 2। एक मतलब ग्रामेटिकल मतलब जो व्याकरण के है, इंग्लिश ग्रामर के लिए पॉल रोबर्ट्स के अनुसार है कि 10 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 2। लेकिन कहीं कहीं 2 and 2 और 4 भी सही माना जाता है, तो यहाँ थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है। तो आपको अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि क्या आना चाहिए, लेकिन जनरली इज का ही प्रयोग होगा, मतलब अर्थमेटिक के हिसाब से 2 and 2 is 4 ही होगा। एक बहुत अच्छे नॉर्मन लेविस, जो कि इंग्लिश के बहुत अच्छे ग्रामर के जानकार है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं इसको आपको हाईलाइट कर देता हूं कि 5 and 5 is 10, right, but do not jump to the conclusion that 5 and 5 are 4 is are 10 wrong. Both words are equally acceptable in this or any similar construction. तो नॉर्मल लेविस के अनुसार ये इसका कंसेप्ट दिया गया है। तो थोड़ी सी इंग्लिश में कभी कभी डिस्प्यूट भी हो जाते हैं कि क्या सही होगा, तो वहां आपको ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन फिर भी जनरली जो होता है कि जब अर्थमेटिक के हिसाब से सिंगुलर और प्लुरल दोनों प्रकार में वर्ब जो होंगे वह सिंगुलर ही होंगे। नेक्स्ट है कि कभी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्लुरल का प्रयोग होता है, और ऐसी स्थिति में वर्ब अपने असली सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और प्लुरल होगा, निकटस्थ प्रोनाउन और सर्वनाम के नहीं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कभी कभी लिखा हुआ है कभी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक प्लुरल का भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए द क्वालिटी ऑफ दीज आर्टिकल्स नाइदर द टू मेन, तो यहां इसके अनुसार देखिए कि कभी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्लुरल नाउन का, जैसे आर्टिकल्स हो गया, मेन हो गया, इसमें वर्ब अपने असली सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लुरल के निकट हुआ। जैसे असली सब्जेक्ट क्या है, द क्वालिटी, क्वालिटी असली सब्जेक्ट है, तो द क्वालिटी ऑफ दीज आर्टिकल्स इज नॉट गुड, हियर इज एग्री विद द क्वालिटी। अगर यहाँ क्वालिटी होता तब यहाँ आर होता, लेकिन चूंकि क्वालिटी है तो यह इज का प्रयोग हुआ। मतलब आप याद रखिए कि इसके अनुसार नहीं होगा, क्योंकि मीन्स नाइदर ऑफ द टू मेन हैज केम,
यहाँ नाइदर, नाइदर के लिए आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, इसलिए नाइदर के लिए यहाँ हैज का प्रयोग हो गया, नहीं कि टू मेन के लिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इस समय जनरली जैसा मैंने आपको बताया कि बोलने में भी काम आता है और लिखने में भी काम आता है, और एग्जाम में तो काम आता ही है। नेक्स्ट देख लीजिए कि जब दो वर्ब, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जब दो वर्ब ब्लेस, सेव, हेल्प और लाइव का प्रयोग किया जाए, या जहाँ की अभिलाषा हो, डिजायर हो, विश हो, आशीर्वाद का हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस सेव की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करता है। मतलब कि यहाँ जैसे गॉड सेव द क्वीन, अब देखिए अगर गॉड के साथ, गॉड सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ सेव्स होना चाहिए, लेकिन चूंकि यह इच्छा के बारे में है तो इसीलिए यहाँ नहीं यूज होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि आप ब्लेसेस, सेव, हेल्प और लाइव का प्रयोग नहीं किया सकता है। तो यदि जब वाक्यों में वर्ब ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइव मतलब इस ढंग से कोई इच्छा वाली बात हो, तब जाके अपने को सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, गॉड ब्लेस। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो मैं इसको शुरू में भी बतला सकता था, लेकिन चूंकि इसको लास्ट में लिया हूं, मतलब लास्ट के बीच में ले लिया है कि आपके जरूरत के अनुसार, कि जनरली ही डज नॉट नी होता है, ही नीड करके, लेकिन जब एक याद रखिए कि जब डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल्स की तरह किया जाता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। मतलब कभी भी डेयर्स और नीड्स नहीं होते हैं। जैसे ही नीड नॉट टू गो देयर, नीड्स देखिए जनरली क्या होता है कि ही ईट्स ध्यान होगा यहाँ ईट्स हो रहा है, क्यों? क्योंकि वर्ब जो है वह मतलब प्लूरल सिंगुलर का बनाते एस लगा के, लेकिन यहाँ अगर दो टर्म हो, नीड हो और डेयर हो, तो यहाँ नीड्स नहीं बोलेंगे, ही सी डेयर नॉट अपोज योर पर्सनल proposal, need he go there, one need not write anything to him, dare she oppose you। इस ढंग से आपको फिर से याद करवा देता हूं कि डेयर और नीड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यदि दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू के द्वारा जुड़े रहे तो वर्ब अपने निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार न होकर पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। मतलब जैसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्लास टीचर, क्लास टीचर क्या है? सिंगुलर है ना, तो यहाँ वाज का प्रयोग हुआ है। इसका रिवर्स देख लीजिए, दिस पार्क इन एडिशन टू ऑल दिस पार्क, दिस पार्क के लिए इज का प्रयोग हो गया है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसे होता कि द स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर्स, द स्टूडेंट, ऐसे सोचो कि द स्टूडेंट विथ क्लास टीचर, द वर्ड सीन देयर होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए प्लूरल हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़ा हुआ हो, वहां देख रहे हैं पहले के साथ था, कब? जबकि मैं आपको फिर दिखा रहा हूं कि सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू के साथ में, जहां की विथ टुगेदर क्या होता है? जोड़ने के काम करता है। ध्यान दीजिए, जब जोड़ने का काम होता है तो वर्ब अपने निकट, तब क्या होता है? पहले के अनुसार होता है, जो शुरू में आ गया। लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है ना, तो इसलिए वाज का प्रयोग हुआ है। बट नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट द प्रिंसिपल, तो यहाँ वाज का, सॉरी, मतलब नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है? प्लूरल है ना, तो इसलिए वर्ड का प्रयोग हुआ है। लेकिन नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए वाज का प्रयोग करते हैं। मैं लगातार आपको देते जा रहा हूं और मेरा टारगेट है कि आपके इंग्लिश को सही कर लूं, पूरा करा दूं, ताकि आप ढंग से लिख भी सके, बोल भी सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्वालिफाई कर सके। और जैसे कि पहले का रूल है उसको मैंने आपको रिवाइज करा दिया था, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। और ऐसे कुछ नहीं कि बोरिंग वाली बात है, अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 दिन प्रैक्टिस करना होगा, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसे कुछ ऐसे चीज़ है कि बहुत सिलेक्टेड चीज़ आपको दिया हूँ कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और करके, जो कि खूब आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। लेकिन थोड़ी सी तो रटना तो पड़ेगा ही, इंग्लिश है तो कुछ, जब लिटरेचर है तो कुछ ना कुछ, जैसे कि क्या हो गया? नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ क्या होता है?
सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हो तो फिर पहले वाले के साथ हो जाएगा, एज वेल एज, सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स हुआ। देखिए यहाँ इसका प्रायोरिटी दिया गया है, तो एज वेल एज के साथ क्या होता है, पहले के साथ जुड़ा रहता है। तो सी एज वेल एज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इज वीक। क्या आपको फिर याद दिला देता हूं कि पहला 2-3 रूल आप ध्यान रखिए कि नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो, नॉट ओनली हो तो सेकेंड के साथ। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि टुगेदर विथ के साथ तो फर्स्ट के साथ, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि टुगेदर विथ, मतलब एज वेल एज भी तो उसी ढंग से हो गया ना, साथ साथ करके। तो जब भी साथ साथ होगा तो फर्स्ट के साथ लगेगा, जब डिफरेंशिएट का होगा तो सेकेंड के साथ लगेगा। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट हु, व्हिच, दैट, व्हाट इत्यादि रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब के नंबर ऑफ पर्सन एंटीसीडेंट अर्थात पूर्व के नाउन प्रोनाउन के अनुसार, जैसे शी इज वन ऑफ द बेस्ट लेडीज दैट एवर फील्ड, हेल्प द बॉय हु इज पुअर, बॉय के लिए हो गया। ये हैव किसके लिए जो है, लेडीज के लिए। ही हेल्प द बॉय हु आर, हेल्प द, यहां गलत हो गया, हेल्प द बॉयज होगा, मतलब इसको आप देख लीजिए, द बॉय हु इज रनिंग इन द फील्ड लीव्स। देखिए यहाँ क्या हुआ, बॉय है तो बॉय के लिए यूज कर दिया, लेकिन द बॉयज हु आर सिटिंग देयर आर लगेगा। द चेयर्स, चेयर्स है ना, तो इसलिए हैव बीन लगेगा, हैज आर बॉट, यहाँ आर का भी प्रयोग हो गया है। क्या हो गया, जब सब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार हो तो वर्ब अपने एंटीसीडेंट मतलब पहले किए हुए नाउन और प्रोनाउन के अनुसार होता है। नेक्स्ट रूल, यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन प्रोनाउन हो और उस नाउन और प्रोनाउन के बाद ऑल्सो का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग में आने वाला वर्ब अनुसार नाउन के प्रोनाउन के निर्भर करता है। जैसे फिर से सुनिए, यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन और प्रोनाउन हो और उस नाउन या प्रोनाउन के बाद ऑल्सो का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयोग आने वाला वर्ब ऑल्सो के पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे दे also serve who only stand, they also serve the countries who work for the welfare of the country, those leaders who divide, इसके अनुसार यूज हुआ है। 29 ऑल सम हाफ ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या हो गया बेटा, जिसको कि गिन नहीं सकते हैं। तो उस देखिए जब भी और भी आगे क्वेश्चन आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर ही माना गया है। तो ऑल द मनी वाज लॉस्ट, हाफ ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड, क्या हो गया, जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होते हैं। इसी के आगे द ऑल काउंटेबल नाउन हो तो नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल होते हैं। अब देखिए दोनों में कंपेयर कीजिए, ऑल द मनी, हाफ ऑफ द लैंड, यहाँ क्या हुआ, सिंगुलर है ऑल द लैंड, लेकिन सम, आप देखिए यहां हाफ ऑफ द गर्ल्स और आर का प्रयोग हुआ है। हॉर्सेज आर एनिमल, मनी, मनी क्या हुआ फिर सिंगुलर हो गया, फ्लावर्स वर, सम शुगर इज नीड, यहाँ दोनों चीज कर दिया, क्योंकि अब यहाँ क्या हॉर्सेज को काउंट कर सकते हैं, फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन शुगर को नहीं काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन हो गया। फ्लावर्स आर ब्लैक, तो फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं, तो मनी को नहीं कर सकते हैं तो आज लगा, मतलब मिक्स हो गया। कि फिर देखिए कि ऑल सम हाफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं, लेकिन यदि हाफ, ऑल सम और हाफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तब जाके नाउन और वर्ब प्लुरल होते हैं। ऑल सम के बाद तो सिंगुलर वर्ब आता है, ऑल के बाद जब प्रत्येक चीज हो तो उससे सिंगुलर वर्ब आता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ऑल इज रेडी नाउ, आई विल टेल यू ऑल दैट वाज डिस्कस, क्या बोल रहा है, ऑल का प्रयोग प्रत्येक चीज एवरीथिंग में हो तो सिंगुलर होता है। ऑल का प्रयोग जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो तो प्लुरल बोध होता है। जैसे आई हैव जस्ट सीन प्लेयर्स, वस्तु की संख्या पर होता है, प्लेयर्स थे जस्ट, आप उस रूल को वहां भी देख सकते हो कि प्लेयर्स काउंटेबल नाउन है तो इसलिए यहाँ आर का प्रयोग हुआ है। टायर्स काउंटेबल नाउन है तो आर का प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एवरीवन, समवन, नोबडी
एवरीबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, सिंगुलर वर्ब आता है। नाइदर ऑफ द पेन्स वाज ब्लैक, नो बडी हैज टेकन हैज बुक, समवन हैज वॉच, ईच ऑफ द बुक इज गुड, क्योंकि ईच है, बुक्स होने के बावजूद भी यहाँ ईच का प्रयोग किया गया है। समवन वाज देयर, तो यहाँ वाज होगा। नो वन हैज दिस, यहाँ हो गया पेन वाज ब्लॉक्ड। मोस्ट ऑफ या मोस्ट के बाद यदि काउंटेबल नाउन रहे तो वर्ब प्लुरल होता है, प्लुरल वर्ब आता है, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। फिर वही रूल है, मोस्ट ऑफ द मैंगोज, देखिए मैंगोज को काउंट कर सकते हैं ना, तो आर लगा है। मोस्ट ऑफ द साल्ट, साल्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए वाज लगा है। एक और इंटरेस्टिंग है डम्मी सब्जेक्ट। डम्मी सब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे सीज गर्ल का देयर आल गर्ल्स हो गया, देयर वाज ए क्वीन, तो जब भी कोई डम्मी सब्जेक्ट हो, एम इज आर हो, तो वर्ब एज के बाद तो सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर या प्लुरल दोनों होता है। जैसे देयर आर गर्ल्स, देयर वाज ए, तो क्या वो इसके आधार पर हुआ है, देयर आर गर्ल्स। अब देखिए देयर तो दोनों जगह है ना, लेकिन जब क्वीन है तो क्वीन के लिए यहाँ वाज का प्रयोग हुआ है, और यहाँ गर्ल्स है तो आर का प्रयोग हुआ है। मिजल्स, रिकेट्स और मम्प्स आदि बीमारियों के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। आपको पहले बताया था कि देखने में तो वो सिंगुलर लगता है, प्लुरल लगता है, लेकिन वो है सिंगुलर, और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। बिलियार्ड्स, डार्ट्स, इसके पीछे भी एस लगा हुआ है, लेकिन यह खेलों का नाम है जिसके वजह से सिंगुलर का प्रयोग होगा। बिलियार्ड्स इज माय फेवरेट गेम, बिलियार्ड्स इज प्लेड बाय वुमेन ऑल, इज नॉट लाइक बाय अस। वन ऑफ हमेशा सिंगुलर आते हैं, जैसे वन प्लेयर्स। अब दोस्त देखो गलत कहां से हो रहा है कि वन प्लेयर्स, दो चीज सोचने वाली बात है कि यहाँ हमेशा वन प्लेयर्स मतलब बहुत प्लेयर में एक, इसलिए ईच का प्रयोग हुआ। वन ऑफ द प्लेयर्स, बहुतों में से एक, तो ईच का प्रयोग हुआ है। नन ऑफ प्लुरल वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ प्लुरल वर्ब आता है, किंतु कुछ लोग नन के साथ सिंगुलर वर्ब को, जैसे नन ऑफ द बॉयज इज देयर एंड नन ऑफ देयर वांट्स, लेकिन कहीं कहीं इसका यूज इस ढंग से भी होता है। ए लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, प्लुरल काउंटेबल नाउन रहता है, इसके साथ वर्ब भी प्लुरल और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर, मतलब सारे में एक ही रूल है, काउंटेबल। ग्रेट डील ऑफ थिंग्स आर, अब देखिए ग्रेट डील ऑफ थिंग्स आर होगा। प्लेंटी ऑफ एप्पल्स वर्ब, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ शुगर ऑन द टेबल, ए लॉट ऑफ टी इज ऑन द कप। और नेक्स्ट जो है कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि डजन, 100, 1000, मिलियंस, बिलियंस अपने आप में प्लुरल है, इसके साथ प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन एक चीज देखिए कि एक डजन, 8, 2, 3, 5 डजन लिखा जाता है, लेकिन अगर आप इसको डजेंस लिख देते हो तो इसका मतलब दर्जनों में हो जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बॉयज आर फेल, मतलब सैकड़ों में बच्चे फेल हो गए, तो इसका अर्थ अलग निकल जाता है। बाकी आपका ये है कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के बाद प्लुरल नाउन एंड प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। रूल नंबर 41 जो है कि मेनी ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे एसएससी में भी खूब क्वेश्चन आते हैं। अब इसको समझिए, मेनी ए है, मेनी ए, तो जब भी मेनी ए के साथ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ देखिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, मैन जो है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तब जाके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। मतलब क्या हो गया कि मेनी ए के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए मेनी ए मैन वांट्स टू गेट रिच वेरी क्विकली। नेक्स्ट है मोर के साथ प्लुरल नाउन और दाइन वन का प्रयोग होता है। जब प्लुरल, अगर मोर के साथ हमेशा प्लुरल नाउन का ही प्रयोग होता है और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ मोर प्लस प्लुरल नाउन,
मोर बुक्स क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो गया, वो हैव लगेगा और देन वन लगना जरूरी है। देखिए इसमें अलग अलग ढंग से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कई कई मोर बॉयज देन छोड़ देगा, देन लिख देगा या वन छोड़ देगा, तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि इसका जो कंस्ट्रक्शन हो गया वह हो गया मोर तो रहेगा ही, प्लस प्लूरल नाउन लिख देता हूं नाउन के लिए, प्लस देन वन, और फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। जैसे मोर देन आर बॉय आर वाज ऑब्सेंट। अब यहाँ देखिए कि मोर क्या हो गया कि प्लूरल मोर देन आर बॉयज वाज ऑब्सेंट। देन देखिए अब यही आधे स्टूडेंट गलती करते थे, यहाँ देखिए कि आर का प्रयोग हुआ है। मोर बॉय देन वन वर ऑब्सेंट, क्योंकि यहाँ क्या है बॉयज के लिए हुआ है। तो ऐसे वाक्य में मतलब मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का सदा प्रयोग होता है, हमेशा नहीं। नेक्स्ट है, यदि किसी सब्जेक्ट यदि वाक्य का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति, देश या पुस्तक के नाम हो, ध्यान दीजिए, वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो, देश हो और पुस्तक का नाम हो, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति, देश या पुस्तक के नाम हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे उसका अंत में एस लगाओ। जैसे छोटी सी बात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखने में तो लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे राज्य होंगे अमेरिका में, कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन यह एक देश का नाम है, इसीलिए यहाँ जो वर्ब यूज किया गया है ईच का यूज हुआ है। उसी ढंग से अरेबियन नाइट्स, यहाँ एस लगा हुआ है, एस का मतलब जो अपना दिमाग में रहता है कि नहीं नहीं वो तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, लेकिन यह एक ही बुक है अरेबियन नाइट्स, तो इसलिए अपना ईज का प्रयोग हुआ है। और लैम्प टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो क्या हो गया, यदि कोई वाक्य का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो, हालांकि उसके लास्ट में एस लगा भी हुआ हो, तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाम या टाइटल से एक ही वस्तु का बोध होता है। लैम्प टेल्स का मतलब एक ही चीज हो गया, अरेबियन नाइट्स एक हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स एक हो गया, तो इस ढंग से इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एसएससी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। यदि कोई वाक्यों में कल्पना का भाव हो तब जाके, जैसे कि आई विश मतलब है नहीं, यदि होता, इफ आई वेयर मतलब यदि कल्पना करते हैं तब जाके हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जनरली वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए। आई विश इट वेयर पॉसिबल, इसको आप बोलने के दौरान भी काम में ला सकते हैं, स्पीकिंग कोर्स में भी काम में आता है कि आई विश आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं कल्पना करता हूं कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ सकता था। यदि वाक्य में ऐसी अभिलाषा या कल्पना का भाव हो जिससे पूर्ति संभव नहीं हो, मतलब कल्पना है काश मैं पंछी होती तो उड़ जाती, तो इस ढंग से जो बात होती है उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। आई विश इट वेयर पॉसिबल, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर ए किंग आई विल किल यू, if I were a principal I will suspend you। तो इस ढंग से जो भी कल्पना भाव होते हैं वहां जाके अपना प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसी ढंग से नेक्स्ट है कि यदि कोई वाक्य में इन्फिनिटिव, जैसे कि टू स्विम, इन्फिनिटिव जो होता है जनरली टू से शुरू होता है, जनरल में वर्ब का आईएनजी लगा के जनरल बनाते हैं, कुछ फ्रेज हो या क्लॉज हो तो सब्जेक्ट आए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एक भी स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यह जेनरेट है, जेनरेट क्या हो गया, स्विमिंग जो है वह जेनरेट हो गया। इसी ढंग से टू स्विम इन्फिनिटिव हो गया। हाउ टू स्टार्ट इट इज ए वीक क्वेश्चन, एक फ्रेज हो गया। तो हाउ टू स्टार्ट कैसे शुरू करें, इट इज ए बिग क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए।
दैट शी इज पुअर इज नोन टू मी, तो क्लॉज हो गया। ज्यादा आपको इस पर ध्यान रखने की बात है कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज है ना, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज गुड फॉर यू, टू ईट इज गुड फॉर यू। जिस ढंग से जैसे भी सेंटेंस होंगे तो इन्फिनिटिव, जेनर, फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, ध्यान दीजिए। इसी तरह से यदि वाक्य में सिंगुलर नाउन और प्रीपोजिशन और फिर नाउन, अब बहुत ऐसे एक्सप्रेशन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखो शीप आफ्टर शीप, एक के बाद, जहाज के बाद, एक के बाद आ रहा है, वन आफ्टर अनदर, वन आवर आफ्टर अनदर, विलेज आफ्टर, गांव के गांव, पेजों के पेज, वर्ड फॉर वर्ड। जो भी सेंटेंस है जिसमें किसका क्या स्ट्रक्चर क्या हो गया कि एक तो पहले शीप हो गया, उसके बाद आफ्टर प्रीपोजिशन हो गया और फिर नाउन हो गया। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरह का हो, लेकिन जैसे शीप आफ्टर शीप इज सेलिंग, वन ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज कमिंग, तो यहां इज का ही प्रयोग होगा। वन आवर हैज पास्ट, विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन, पेज आफ्टर पेज वाज ओपेन्ड, वर्ड फॉर वर्ड इज डिस्क्रिप्शन। तो फिर याद कर लीजिए कि वाक्य में सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन हो और फिर उस नाउन को दोहराया जाए तो उस समय हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। औजार, पोशाक, इनके जनरली दो भाग होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, शूज, सीजर्स, ग्लासेज। तो यहाँ जो होता है कि सीजर्स, ग्लासेज, ट्राउजर्स, ऐसा जो होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सॉरी प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। इनके दो भाग होते हैं, जैसे कि कैंची है ना, ऐसा जो भी आपको मिल जाए तो उसमें आपको हमेशा प्लुरल यूज करोगे। लेकिन इसी में अगर एक पेयर ऑफ शूज लिखा हुआ है, अब दोनों में अंतर देखिए, शूज बिलोंग टू हिम, ठीक है, लेकिन ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ पैंट्स वाज देयर, जब भी उसके आगे अगर ए पेयर ऑफ लगा देते हो तब जाके वो सिंगुलर रूप ले लेता है, इसलिए पेयर को पार सिंगुलर बोलते हैं। क्या हो गया कि नॉर्मल केस में जो भी औजार और पोशाकें होते हैं जिनके दो भाग होते हैं उनमें प्लुरल माना जाता है और प्लुरल वर्ब लगाया जाता है। लेकिन ये पेयर ऑफ लिखा हुआ है तो पेयर का मतलब एक जोड़ा। अब टू, दो अलग अलग शूज है, एक बाएं पैर का एक दाएं पैर के, लेकिन अगर पेयर ऑफ शूज करेंगे तो एक जोड़ा हो गया तो एक ही हो जाता है। तो जब भी एक हो जाएगा तो वहां सिंगुलर नाउन वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है नथिंग, यदि सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है। इंग्लिश ग्रामर में आपको सब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है होगा, तो मैं आपको एक अलग से भी सब्जेक्ट और वर्ब के लिए क्लास ले लूंगा, लेकिन फिर भी आप जानते हो जो कोई काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, जिस पर किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल दे देता हूं कि राम ईट्स अ मैंगो, तो यह है सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो राम ईट्स अ मैंगो में सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को पहचानने का एक और तरीका है कि किसने आम खाया, तो राम ने किया, तो भाई करता धरता तो राम ही हुआ, और खाया क्या, आम खाया, तो राम ऑब्जेक्ट हो, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया और आम यहाँ। तो यहाँ की नथिंग बट वाटर इज सीन, मतलब वहां इसको हिंदी अगर कहोगे सुना वो पानी ही पानी है, वहां पेड़ ही पेड़ है, मतलब इसका नथिंग बट वाटर इज सीन। तो इसी ढंग से नथिंग बट ट्रीज इज देयर, हर हेयर जो है वह सिंगुलर होता है, लेकिन जब बालों की एक कॉमन सेंस में हेयर जो होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं, परंतु जब बालों की गिनती बतलानी हो तो हेयर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हर हेयर इज ग्रीन, मतलब यहां जो हो गया हेयर वो पूरे ग्रुप को ले लिया, ठीक है ना, जितने बाल हैं सबको एक समूह बना दिया, तो इसलिए हेयर इज ग्रे। लेकिन 5 हेयर्स, अब आपको पूरे जो बाल है उससे आप 5 बाल को निकाल रहे हो, तो 5 हेयर्स आर ग्रे, ठीक है ना। इसलिए हेयर कट होता है, हेयर काट अगर कोई काटता है
तो पूरे शरीर पूरे सर का बाल काटेगा, इसलिए हेयर कट होता है, हेयर कट वहां नहीं होगा। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट को एक क्लोज रहे तो बहुत सिंगुलर होता है, जैसे व्हाट ही सेज इज नॉट, वेयर ही गोज इज डिफिकल्ट इज टू से। तो क्या हो गया, यदि सब्जेक्ट का एक क्लोज रहे तो बहुत सिंगुलर ही होता है। रूल नंबर 15, यदि दो क्लोज हो तो बहुत प्लूरल होता है। जैसे यहां देखिए कि व्हाट यू से एक क्लोज है, एंड व्हाट यू डू दो क्लोज हो गया, तब जाके जब वर्ब हो गया वह प्लूरल हो गया। ठीक है, तो यदि सब्जेक्ट के दो क्लोज हो तो उसमें वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। 52 रूल है, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो वर्ब अपने अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट ओनली वन बट ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस प्लूरल हो गया ना, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। इससे कोई नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए है तो इसलिए वर्ड का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो जाता, जैसे नेक्स्ट में देख लीजिए कि नॉट ओनली द चिल्ड्रेन बट ऑल्सो देयर मदर वाज प्रेजेंट, मदर मतलब क्या हो गया कि जब सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो वर्ब अपने अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होता है। नॉट ओनली द चिल्ड्रेन बट ऑल्सो द मदर वाज प्लेइंग, तो अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो वर्ब अपने अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। नेक्स्ट है पोसेसिव केस के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे चिल्ड्रेन्स स्कूल, अब देखिए हम कि चिल्ड्रेन तो प्लूरल है लेकिन स्कूल सिंगुलर है। क्या लिखा हुआ है कि पोसेसिव केस के बाद सब्जेक्ट, तो पोसेसिव केस यहाँ हो गया ना, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल हो गया, तो स्कूल के लिए इसने ओपन यूज किया। इसी ढंग से अब यहाँ देखिए राम पेरेंट्स, राम का अकेला है ना, यहाँ सिंगुलर है लेकिन पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है। पेरेंट्स का क्या मतलब होता है, माता पिता दोनों, तब जाके यहाँ आर का यूज हुआ है। मैन सिंगल, सिंगल है डबल नहीं है, वाज प्लेड, तो यहाँ वाज का प्रयोग। कुछ खेल कूद से किसी देश या व्यक्ति के नाम जो होता है, किसी खेल कूद से किसी भी देश के नाम के साथ प्लूरल वर्ब होता है। जैसे अगर ऐसे दिखा जाए तो पाकिस्तान है जो होगा, इंडिया है जो होगा, लेकिन इंडिया है वन द 2020 मैच, खेल कूद से है, तो एक जो खिलाड़ी है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन चूंकि उसमें अलग अलग खिलाड़ी होंगे तो इसलिए यहाँ है पाकिस्तान हैव डिफीटेड श्रीलंका, इंग्लैंड आर इन इंडिया टू प्ले द 2 मैचेज। यहाँ पर देश का अर्थ होता है प्लेयर्स, मतलब मैंने आपको उसको लिख दिया हूँ कि इंडिया का मतलब नहीं कि भारत, इंडिया के जो प्लेयर्स होते हैं, और प्लेयर्स क्या होता है, प्लूरल नाउन है, इसलिए देश का प्लेयर्स या टीम होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद एपोजिशन हो, एपोजिशन जैसे आई कॉमा राम सिंह कॉमा मोहन सिंह, ऐसे कुछ हो तो उसको अपोजिशन कहते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का प्रयोग हो तो वर्ब अपोजिशन के पद के पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन, मतलब यहाँ देखिए यदि यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का प्रयोग हो तो वर्ब सदा अपोजिशन पद के आने वाले, जैसे अपोजिशन यहाँ है ना, इसके अनुसार सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ इसके साथ बनेगा, यहाँ इसके साथ रहेगा और यू के रहेगा। आप जानते हो कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होगा। सी योर वाइफ नोज, नोज क्योंकि नो क्या है सिंगुलर वर्ब थर्ड पर्सन है तो नोज का प्रयोग होगा, है ना। अगर सी के वाला यू रहता तब जाके नो का यू, यहाँ देख लीजिए यू बॉय आर नॉट गो टू देयर, तो यहाँ आर का प्रयोग। जैसे आपको बता भी दिया है कि सब्जेक्ट में राम सिंह योर वाइफ ए बॉय अपोजिशन, इसका प्रयोग 2 कॉमा के बीच में होता है। वाक्य में वर्ब अपोजिशन के अनुसार न होकर उससे पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के उससे होता है। लाइन समझ में आया कि यहाँ आई राम सिंह एम, जनरली गलती कहाँ लड़के करते हैं कि राम सिंह के बाद लगा देते हैं, जैसे यहाँ यू राम ईज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रूल क्या है कि अपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही लगेगा।
फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए कि मेनी वर इनवाइटेड, मेनी वर अरेस्टेड, मेनी हैव कम, मतलब मेनी, फ्यू का एग्जांपल नहीं दिया गया है, फ्यू बट, अच्छा देखिए यही आ गया, मेनी वेर कम बट फ्यू हैव कम, या फ्यू वर गिल्टी, वेरी फ्यू आर अपॉइंटेड। इस ढंग से इसका रूल हो गया। इसी ढंग से फ्यू, अ फ्यू एंड वेरी फ्यू, ध्यान दीजिए यहाँ क्या यहाँ भी था, फ्यू यदि सब्जेक्ट के रूप में तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन या दूसरी चाहते हैं कि फ्यू, अ फ्यू एंड वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे फ्यू वर्कर्स आर ऑन ड्यूटी, अ फ्यू ड्राइवर्स आर दिस, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम। क्या हो गया, पहले दोनों में कंफ्यूज मत कीजिए, पहला क्या बोला, फ्यू, या फ्यू एंड वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, वेरी फ्यू नॉर्मल थोड़ा सा, वेरी फ्यू मतलब न के बराबर, तो हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मेनी वर इनवाइटेड बट फ्यू हैव कम, मेनी वर अरेस्टेड बट फ्यू वर गिल्टी। इसी तरह से दूसरा है कि अगर, फिर यहाँ एक और गलती बच्चे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्यू और फ्यू के साथ एज होता है, यह हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और जब, सॉरी, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, और जब नाउन प्लूरल हो जाएगा तब जाके वर्ब तो अपने आप प्लूरल हो जाएगा। वेरी फ्यू है तो स्वाभाविक बात है कि आर इंटरेस्टेड हो जाएगा। फ्यू के बाद यदि प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होते हैं। देख रहे हैं यहाँ, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे few of these snake are poisonous, a very few of these girls are laborious. None and the verb very important, जैसे था ना nothing but also, या दूसरा को there is nothing but water। नन के बाद मतलब नन मतलब नहीं भी होता है, नन के बाद यदि सब्जेक्ट में, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नन हैज अराइव्ड, मतलब आप एक सोचने वाली बात है कि नन का मतलब नो वन, तो कोई पहुंचा ही नहीं तो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि नन मतलब एक भी नहीं गया, एक अगर तजातल होता जैसे आइदर होता है या ऐसा कुछ भी नहीं। नन इज विलिंग इज टू हेल्प यू, मतलब नन के बाद यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नन की मात्रा यदि क्वांटिटी को बताने के लिए किया जाता है तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नन ऑफ दिस मीट इज फिट। मिला जुला कर एक चीज समझिए कि नन जो होता है ना, वो नन जो होता है अकेला के लिए बोध करता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब है व्हाट का प्रयोग, यदि किसी नाउन क्लॉज के प्रारंभ में हो तो नाउन क्लॉज वाक्य का सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। जैसे व्हाट आई वांट, अब देखिए एम नहीं होके व्हाट के लिए यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। व्हाट वी नीड इज द बुक, अच्छा नहीं, इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ व्हाट का हो तो नाउन का हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए टूल्स है, द थिंग भी दैट इज विच करता है उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। यहाँ भी द थिंग्स दोज थिंग्स, यहाँ न्यू 5 के लिए क्या हो गया, रूल आपका कि व्हाट का प्रयोग यदि किसी नाउन क्लॉज के प्रारंभ में हो तो नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। 61 में है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इसके साथ एक रूल है कि यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे, मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल उसको गिना नहीं जा सके तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहां देयर इज लिटिल इंक, देखिए इंक जो है, इंक को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इंक इन दिस पेन, अब देयर इज, यहां इंक के लिए इज का प्रयोग हुआ है। ए लिटिल वर्क, वर्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो हैज का प्रयोग हुआ है। लिटिल वर्क दैट आई हैव, तो क्या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, लिटिल वर्क दैट आई हैव डन इज प्रॉफिटेबल। तो आपको क्या हो गया यहाँ याद करने की बात कि लिटिल, अ लिटर और द लिटिल के बाद यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वह
अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब का, अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो सिंगुलर वर्ब का, जैसे लिटिल ऑफ द लैंड वाज प्लाउड टुडे, ए लिटिल ऑफ द मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय द काउ कैट, द लिटिल ऑफ द वर्क दैट आई हैव डन सीम एक्सेलेंट। इसी ढंग से लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ के बाद ईट दिस दैट और एवरीथिंग का भी प्रयोग हो सकता है। अब देखिए यहाँ लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ के बाद ईट दिस दैट और एवरीथिंग का भी प्रयोग हो सकता है यहाँ, तब जाके ए लिटिल ऑफ इट वाज नोन टू हिम, ए लिटिल ऑफ एवरीथिंग वाज नोन टू, मतलब मिला जुला के आपको ये समझना है कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मच यदि सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा मच के साथ। जैसे देखिए यहाँ क्या है, एक पूरा सब्जेक्ट है मच, ये भी मच सब्जेक्ट है। यहाँ भी मच है तो मच या मच ऑफ, मच हैज बीन, तो मैच के साथ क्या हुआ है, यहाँ हैज का प्रयोग हुआ है। और यहाँ मच ऑफ द दैट इज ट्रू, मतलब आपको पहले जो रूल था, पहले को मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ कि लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, डी लिटिल के साथ ईट दिस एवरीथिंग का प्रयोग हो सकता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो भी सिंगुलर, मतलब मिला जुला के तीनों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो रहा है। मच के साथ का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट है मच, नॉट, नॉट मच के बाद यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो, जैसे मच फूड इज अवेलेबल। यहाँ एक तो है कि ए है आपको फूड है, क्या है एस नहीं लगा हुआ है तो अन सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। और मीट, मीट देखिए, और यहां मनी, अब यहां ईज का प्रयोग हुआ है। और ईज का प्रयोग हुआ है, यहां ईज का प्रयोग हो गया इज, तो देयर इज नॉट मच मच मनी हियर, तो क्या रूल हो गया कि मच, नॉट मच के बाद यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसी ढंग से मच ऑफ या नॉट मच ऑफ के बाद भी सिंगुलर अनकाउंटेबल ना हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मच ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट, मच ऑफ द शुगर वाज डल्टी एंड यूजलेस, नॉट मच ऑफ द वेल्थ वाज बरीड, सारे जगह आप देख रहे हैं कि सिंगुलर, मतलब कि आपको मच के साथ मोस्ट ऑफ केसेज में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। परसेंटेज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जनरली परसेंटेज का मतलब प्रति सैकड़ा होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि द परसेंटेज को सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है। तो द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई, द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंट ऑफ वर्कर्स, अब देखिए यहाँ कि वर्कर्स है लेकिन वर्कर्स को ध्यान बेस नहीं बनाया गया है, इसमें परसेंटेज को बेस बनाया गया है, एट द परसेंटेज हो गया, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, द परसेंटेज ऑफ ऑब्सेंस इज वेरी लो। इधर से जब भी हो परसेंटेज के साथ हमेशा वर्ब में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ईट का प्रयोग एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में होता है, जहाँ की सब्जेक्ट का कोई हेल्प नहीं मिलता, कोई सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं होती है तो हम ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसको इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है या इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। जैसे वर्षा होती है या वर्षा हो रही है तो इट रेनी, इट मतलब इसका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है कि वर्षा हो रही है तो क्या इट इज रेनिंग, ठीक है ना, इसलिए उसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, जैसे इट इज हु हेल्प मी, इट इज वी हु आर वर्किंग फॉर हरी, इट इज ही हु लव्स रोजी, इट इज यू
हु हैव डन वेल। तो इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब कब? जबकि वो डमी सब्जेक्ट का काम करे। जब किसी वाक्य में अदर और अनदर के बाद कोई नाउन आए, देखिए अदर और अनदर के बाद नाउन है, जैसे होटल एक नाउन है, के बाद अदर के बाद प्लुरल नाउन प्लुरल वर्ब लगती है, और अनदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज अनदर होटल नियर द रेलवे स्टेशन। अदर मतलब देखिए यहां ध्यान दीजिए कि जब प्लुरल अदर के बाद, देखिए अदर के बाद प्लुरल नाउन मतलब हो गया अदर नाउन प्लुरल वर्ब और अनदर सिंगुलर वर्ब। देयर इज अनदर होटल नियर द रेलवे स्टेशन। कुछ नाउन्स जैसे फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस, ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इनको प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस लिखना बिल्कुल गलत है। इसके आगे आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। द सीनरी ऑफ द कश्मीर इज इंडीड न्यूजफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कहीं लिखा रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर तो आप गलत हो। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको? द सीनरी ऑफ कश्मीर और इज होगा। इसी ढंग से वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप होता है, वर्क्स आर वर्शिप नहीं लिख सकते हो। नॉलेज नहीं लिख सकते हो, नॉलेज इज पावर। हिज बिहेवियर वाज नॉट प्रॉपर, ही एडवाइस इन दिस मैटर इज ट्रस्ट वर्दी। क्या क्या हो गया? फर्नीचर, इसको याद कर लीजिए, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, सीनरी तो खूब आते हैं, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लुरल नहीं बनाया जा सकते है। ठीक है, लगेजेज नहीं बोल सकते हो, फर्नीचर्स नहीं बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हो, एडवाइसेज नहीं बोल सकते हो, एडवाइसेज का मतलब अलग अर्थ हो जाता है। वर्क्स नहीं बोल सकते हो, वर्क इज वर्शिप। नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज इज ए पावर। इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है। बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, इटीसी। इसके से किसको कभी भी प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसी एक इंपॉर्टेंट है एज फॉलो, या एज फॉलो लिखना गलत है। एज फॉलोज की जगह एज फॉलो लिखना गलत है। मतलब ये हमेशा एज फॉलोज होता है। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स are as the main points are as follows, the details are as follows। तो क्या सीखा? not as follow, not as follow नहीं लिख सकते हो, हमेशा as follows ही लिखा जाता है। the following और undersigned का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब प्लुरल लगेगी। the undersigned has been taken, इसके undersigned the following points must is useful to you। तो द फॉलोइंग और द अंडरसाइन के साथ हमेशा इज मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और इसके लिए सिंगुलर एडजेक्टिव प्रोनाउन वंस, वंसेल का प्रयोग होता है, न कि ही, हिम से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखिए वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वन के साथ हीज नहीं लगा सकते हैं। वन शुड कीप वंस प्रोमिस।
नेक्स्ट है, कई ऐसे वाक्य होते हैं जिस पर एज का प्रयोग करते समय एज के बाद सब्जेक्ट प्रयोग नहीं करते या सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार ही करना चाहिए। यदि यदि अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल। जैसे देयर वेयर, ऐसा गलत हो गया है, ये है WERE, तो देयर वर नॉट सो मेनी वर्कर्स एज वेयर रिक्वायर्ड। देखिए देयर वेर नॉट सो मेनी वर्कर्स एज, देयर वेर नॉट सो मेनी वर्कर्स एज वाज एक्सपेक्टेड। वाक्य में एज के बाद दे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, पेयर प्लूरल वर्ब का। दूसरे शब्द में एज के बाद ईट अंडरस्टूड है, यहाँ दूसरे में ईट। जैसे देयर आर नॉट सो मेनी वर्कर्स एट इट वाज एक्सपेक्टेड, यहाँ इसका ये मतलब हो गया। देयर, सेकेंड लाइन में देखिए कि देयर वेर नॉट सो मेनी वर्कर्स एट इट वाज एक्सपेक्टेड। इट क्या है? अंडरस्टूड है। देयर वेर नॉट सो मेनी वर्कर्स एज दे वेर रिक्वायर्ड, यहाँ दे और यहाँ इट अंडरस्टूड है, इसलिए चूंकि दे के लिए ओवर का प्रयोग किया गया है और इट के लिए वाज का प्रयोग किया गया है। कुछ वर्ब के बाद एज अवश्य लगता है। ये वर्ब है रिगार्ड, डिस्क्रिप्टिव, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्स, मेंशन, डिफिनिट और ट्रीट। You ought to have regarded him as your brother। देखिए रिगार्ड है ना, इसके लिए एज का प्रयोग हुआ है। He described me as the most harmless man। He portrayed as a typical country farmer। Someone has defined genius, तो यहाँ डिफाइन के साथ एज का प्रयोग हुआ है। यू शुड हैव ट्रीटेड हिम एज, योर ट्रीट के साथ भी एज का प्रयोग हुआ है। तो आप ध्यान देने वाली बात है कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन और ट्रीट क्या क्या हो गया? रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, ट्रीट, डिफाइन और मेंशन। रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ आदि के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 2/3 ऑफ टीचर्स हैव, देयर 3/4 ऑफ द डेस्क आर रेडी। तो इसे कुछ ऐसे रूल है कि आपको इसको रटना पड़ेगा और ये क्वेश्चन खूब आते हैं। नेक्स्ट इसी ढंग से इसके आगे का देखिए 1/3 के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो, मतलब 1/3, 2/3 के जैसे क्या है? स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, टीचर्स और डेस्क। लेकिन इसमें देखिए कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो जैसे 1/3 ऑफ द वॉल, बुक और मैंगो, तो इसके लिए क्या यूज हुआ है? इज, हैज और इज। क्या रूल हो गया? 1/3 के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल 1/3, 2/3 के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मीन्स का प्रयोग जब मेथड के रूप में हो तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट सेफ दीज डेज, सेवरल मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर अवेलेबल। मीन्स का अर्थ जब मॉनेटरी रिसोर्सेज या सोर्सेज ऑफ इनकम के रूप में हो, मतलब एक तो समान हो गया तो अर्थ में तो इसके साथ प्लूरल माना जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए हिज मीन्स, यहाँ मीन्स का मतलब अर्थ नहीं हुआ, मीन्स का जनरली मतलब तो सब अर्थ, लेकिन यहाँ दिस मीन्स इसका मतलब यहाँ शाब्दिक अर्थ हो गया है कि दिस, जिसका अब मतलब है कि ट्रेवलिंग इज नॉट फॉर दिस। इसका सेवरल मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग का मतलब मायने का अर्थ हुआ, लेकिन यहाँ
मीन्स का मतलब क्या होता है, अर्थ के लिए होता है, मतलब मॉनेटरी अर्थ होता है, पैसे से रिलेटेड अर्थ होता है। तो इसके लिए क्या होता है, आर का यूज होता है। क्या हो गया दोस्त, मीन्स का प्रयोग जब मेथड के रूप में हो, विधि के रूप में हो, मतलब अर्थ के रूप में हो, तब जाकर सिंगुलर या प्लुरल दोनों प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब उसका मॉनेटरी हो तो हमेशा प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ, ये दोनों अनकाउंटेबल पर होने पर सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप सिंगुलर वर्ब का, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, यह गलत है। द अमाउंट ऑफ मनी इज सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। एंड लास्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, किसी वाक्य में वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, कंप्लीमेंट न कि कंप्लीमेंट के अनुसार। जैसे आवर, आवर ओनली गाइड वेयर स्टार्स, गलत है। आवर ओनली गाइड वाज स्टार्स, क्योंकि इसके अनुसार में देखिए यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट तो गाइड है और स्टार्स ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो गया, ओनली, आवर ओनली गाइड वाज स्टार्स। इसी ढंग से द स्टार्स आर ओनली गाइड, गलत, द स्टार्स वर, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ दो शब्द है, गाइड और स्टार्स। जब स्टार्स सब्जेक्ट के रूप में हो और गाइड ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहां क्या हो गया कि वाक्य में वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मतलब यार सबसे बड़ी चीज है कि जो कॉमन एयर में जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसमें इसी चीज को दोस्तों खोजना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में अगर पकड़ आ गया तो आधा आपने सेंटेंस के क्वेश्चन को हल कर सकते हो कि अवर ओनली गाइड, तो यहाँ सब्जेक्ट गाइड हो गया और यहाँ स्टार्स हो गया। जब सब्जेक्ट गाइड है तो आज का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ एक क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ ए जो है वह प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल, पीएस बोल देता हूँ, तब यहाँ वर्ब का प्रयोग हुआ है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग हो गया है। इस तरह से मैंने आज आपको टोटल 80 इंपॉर्टेंट जो प्रोवर्ब है वो मैंने दे दिया हूँ, और इसको आप एक दो बार पढ़े, सीख से सीख। इसका पीडीएफ फाइल भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पीडीएफ फाइल को जितना जल्दी हो पढ़े, क्योंकि आने वाले दिन में मैं इस पूरे का टेस्ट लूंगा। टेस्ट में 3 पैटर्न होगा, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और उसके बाद या पहले मैं ये प्रयास करूंगा कि इससे भी छांट के आपको कम से कम दे दूं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन को टच करता है। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो 80 रूल है ज़्यादा संभव नहीं है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जो एक्सरसाइज दिया है उसको आप फॉलो करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द आप इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसे भी कंटेंट्स है जो इसको लर्न करना जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको कि सिंटैक्स भी बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसी के आधार पर आप शुद्ध इंग्लिश लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें इससे कम से कम, अगर मैंने देखा है कि अगर कोई कॉमन एरर, मतलब 3 ढंग से क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, किसमें अगर आपको अगर 20 क्वेश्चन होगा या 25 क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 5 क्वेश्चन जो होगा वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित होता है। इसलिए इस चैप्टर को हल्का नहीं ले, और जिस प्रयास के साथ मैंने इसको हर बुक से कलेक्ट करके, या जो बाहर के भी बुक है जैसे फॉलर की बुक है, नेस्फिल्ड की बुक है, उस बुक को भी बेस बना के मैंने आपके लिए मैक्सिमम 80 आपको सेलेक्ट करके दिया हूं, और यह 80 अपने आप में पर्याप्त है यदि आप सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। इसलिए पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि चाहे लड़का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, या अगर आप तैयारी नहीं भी करते होगे, जनरल इंग्लिश का आपका इंटरेस्ट है, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ये 80 रूल्स को आप जरूर याद कर लें। और 80 रूल्स में कुछ जगह में पूरा आपको एक एक चीज को समझाने का प्रयास किया है,
और जो मेरा अनुभव बताता है कि यदि कंटेक्स्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यदि आप सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट को पहचानना है। अगर सब्जेक्ट को आप पहचान लेते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है या उसको मतलब कंजक्शन आइदर और नाइदर और कुछ ऐसे रूल्स हैं, उसको आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे। पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग ये टोटल 80 रूल्स को जितना जल्द से जल्द हो याद कर लें, ताकि मैं आगे का आपके लिए प्लानिंग कर सकूं। दूसरी बात दोस्तों, मेरा टारगेट है कि जो भी अपने स्टूडेंट हैं जो हेराल्ड परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उनका इंग्लिश खूब स्ट्रॉन्ग कर दूं, ग्रामेटिकली रूप से, वोकेबलरी के रूप से, क्योंकि सर्वविदित है कि कंपटीशन हेराल्ड द्वारा इंग्लिश को सीखने के लिए, जो कि कंपटीशन एग्जाम को डायरेक्ट टारगेट करता है, 4 बुक है। एक है मेक इंग्लिश इजी, उसमें इंग्लिश को हिंदी में समझाया गया है। दूसरा इंग्लिश वोकेबलरी, नेक्स्ट है कॉमन एरर, और उसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से मेरे सर द्वारा 350 इडियम्स के नाम से पुस्तकें हैं, जो कि किसी किसी 2 बुक के साथ जो 350 इडियम्स उसको मैं फ्री में भी दे देता हूं, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आप 80 रूल्स को आप याद करेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो आने वाले डे में जब मैं आपसे टेस्ट लूं तो आपको क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।